हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम रिस्क एंड फॉरेक्स ऑपरेशन का पार्ट 3 देखेंगे। अ, इस पार्ट 3 में आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे रिस्क पे बेस्ड। ये जो रिस्क पे बेस्ड क्वेश्चंस है ये आपके केवल इसी फॉरेक्स ऑपरेशन में नहीं, इवन आगे जो बैंकिंग ऑपरेशंस है उनके लिए भी आएगा। फॉरेक्स भी एक पार्ट है बैंक के ऑपरेशंस का। तो आप इनके कंसेप्ट वो आगे भी काम आएंगे और आगे डिटेल चैप्टर भी दिए हुए हैं आपके बुक्स में, वो भी हम लेंगे। तो आप ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी को और अच्छा बनाएंगे। एक क्वेश्चन है द पोटेंशियल फॉर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द पेरेंट्स नेटवर्थ and reported net income caused by a change in exchange rate since the last consolidation of international operations is a reflection of। ये जो है काफ़ी लंबा आपको लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई पेरेंट कंपनी की जो नेट वर्थ है या इनकम है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट सिंस द लास्ट। जब भी लास्ट कंसोलिडेशन करते हैं आप इंटरनेशनल ऑपरेशन का, तो वो किस चीज़ का एक्सपोजर है? ऑब्वियसली वो है ट्रांसलेशन का एक्सपोजर। सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑन फर्म इज कॉल्ड। तो हमने देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का ओवरऑल जो भी इम्पैक्ट होता है फर्म पे, उसकी मतलब तीन टाइप के हमने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर देखे थे। ट्रांसलेशन, ट्रांजेक्शन और एक था इकोनॉमिक एक्सपोजर, जिसको दूसरा नाम क्या था? ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो ट्रांजेक्शन और ट्रांसलेशन तो इम्पैक्ट को नहीं इंडिकेट करते थे। ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ट्रांसलेशन जब भी कंसोलिडेशन होगा, डाटा कंसोलिडेशन होगा अकाउंट्स का, तब का था। ऑपरेटिंग एक्सपोजर ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन फर्म ड्यू टू एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपोजर या इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ट्रांसलेशन लॉस में अकर वेन, मतलब ट्रांसलेशन के लॉस कब होंगे? आपको ट्रांसलेशन का लॉस होगा वेन एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट असेट्स, एक्सपोर्ट लाइबिलिटीज एंड फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट्स। एक्सपोर्ट असेट्स एक्सीड एक्सपोर्ट लाइबिलिटीज एंड फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट। सब्सिडरी बैलेंस शीट शोज ए लॉस, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट। ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन लॉस केवल एक नोशनल लॉस है। वो उसको इंडिकेट नहीं करता कि भाई सब्सिडरी कंपनी में लॉस हुआ है, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। तो आपको हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन देख रहे हो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दे, तो वो भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। क्योंकि आपको अल्टीमेटली सही आंसर सेलेक्ट करना है, और सही आंसर सेलेक्ट करने का मतलब है गलत आंसर को हटाना। तभी आप सही आंसर अच्छे से बिल्कुल, भले आपकी कितनी नॉलेज हो, पर आप गलत आंसर को हटा के ये वाली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आप जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं बिल्कुल सही करके आएंगे। दूसरा, जो आपको नहीं आते क्वेश्चन, उनमें भी आप हो सकता है कि कुछ कर सकते हैं, उनमें भी क्वेश्चन सो कर पाएंगे। क्योंकि आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्जाम में, तो आपके जो आप कितना सोच सकते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, एक्सपोर्ट असेट और एक्सीड असेट लाइबिलिटी, दोनों में एक ही बात सिंपल है। इसका मतलब जो भी आपकी सब्सिडरी कंपनी है उसके एक्सपोर्ट असेट मतलब लाइबिलिटीज ज़्यादा, इसका मतलब ओवरऑल आपको वहाँ पर से मान लो फॉर एग्जाम्पल $50 की इनकम है, और अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है, या आपके मान लो फॉरेन में कंपनी है, आपकी फॉरेन सब्सिडरी है और आप यहाँ पर इंडिया में हो, ठीक है। अब आप कंसोलिडेट करोगे अकाउंट को, इंडिया के अकाउंट का मान लो कि ए है, प्लस इसको जो है ये बी। तो बी के जो $50 है उसको आप क्या करोगे? 50 इंटू, मान लो रेट है ₹70, तो ऐसे करोगे, तब जोड़ोगे 50 इंटू 70। अगर मान लो कि ये फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा? 75, मतलब डॉलर अप्रिशिएट का मतलब $1 ₹75 के बराबर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डॉलर अप्रिशिएट होकर 70 की जगह क्या हो जाएगा? ₹75 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वो क्या होगा, अब आपको क्या होगा? ए प्लस 50 इंटू 75। तो अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी तब तो आपको क्या होगा? ट्रांसलेशन गेन हो जाएगा। तब तो क्या होगा? ट्रांसलेशन में गेन हो जाएगा। ऐसे तो कोई गेन नहीं हुआ, $50 ही है, पर ट्रांसलेशन का गेन हो जाएगा जब अकाउंट्स को आप कंसोलिडेट करेंगे। जब भी अकाउंटिंग पीरियड होगा वो खत्म होगा तब आपको। तो अगर मान लो पर यही चीज 65 हो जाए, मतलब जो डॉलर वो डेप्रीशिएट हो जाए, तो 65 हो जाए, तो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा? 50 इंटू 65। तो इसका मतलब क्या? ए हमारा मतलब कि इंडियन कंपनी का ओवरऑल पहले से जो है, और ये $50 हमने ऐड किया।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें हमने कंसेप्ट समझाए, उनको आप देख ले तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। The exposure related to valuation of foreign currency assets and liability at the end of accounting period at current realizable value, ये obviously ट्रांसलेशन एक्सपोजर हमने ऑलरेडी देख चुके, तो इसको हम नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग या इकोनॉमिक एक्सपोजर है, या आप ध्यान रखिए इकोनॉमिक एक्सपोजर को ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी बोला जाता है, ये क्योंकि बार बार वर्ड आ रहा है तो ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, तो अपन ने देखे थे कि ट्रांसलेशन, ट्रांजेक्शन, बैलेंस शीट एक्सपोजर, टैक्स एक्सपोजर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, टैक्स एक्सपोजर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। द एक्सपोजर अराइजिंग आउट ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन कंसिक्वेंट टू विच वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी अफेक्टेड इज कॉल्ड exposure arising due to normal business operation consequent to which value of transaction will be affected is called, तो ये कौन सा एक्सपोजर कहला जाएगा, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कहलाएगा। नॉर्मल जो चल रहा है उसमें जब भी आपकी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन के कारण जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर बोलेंगे। जब भी आप फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके कारण जो एक्सपोजर है वो क्या है, वो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज आल्सो नोन एज नोशनल, क्योंकि हमने देखा था एक्चुअल में लॉस नहीं है, $50 ही है, ड्यू टू द एज देयर इज नो कैश फ्लोज सिंस दीज आर रिलेटेड टू वन ट्रांजेक्शन, नहीं, केवल रीजन क्या है, क्योंकि कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं जा रहे नहीं, बस आपने अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें फर्क पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ओनली सेकेंड नहीं, आइदर वन ओनली, बोथ भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। A positive exposure will lead to when the currency of the subsidiary company appreciate, तो अगर मान लो पॉजिटिव एक्सपोजर है इसका मतलब आपको $50 का एक्सपोजर है मार्केट में, $50 का, तो और वो क्या है, असेट माइनस लाइबिलिटीज है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज है, मतलब आपके पास क्या है कि असेट्स ज़्यादा है 50, वो इक्वल टू $50 है, तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या होगा, पॉजिटिव एक्सपोजर है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव एक्सपोजर। तो फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी, मान लो $1 बराबर 75 की जगह 80 रुपीज हो जाएगा, तो उस केस में INR 75 की जगह INR 80 हो जाएगा, उस केस में आपको क्या होगा, ट्रांसलेशन गेन होगा। तो क्या होगा, ट्रांसलेशन गेन, ये उसी क्वेश्चन का रिफ्रेमिंग है जो, और ये देखिए पुराने पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसमें से पक्का आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांजेक्शन, एक्सपोजर, इनसे रिलेटेड, और सिंपल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट आते तो आप डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है तो इसको हम नहीं लेते हैं। इम्पैक्ट, ये भी हमने क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए, 3 क्वेश्चन, इनको छोड़ते हैं। फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द रिस्क द बैंक हैज टू रिजोर्ट टू कंट्रोल द मिसमैच बिटवीन मैच्योरिटीज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो ये हमने देखा था कि अगर हमारे पास फंड की कमी आ जाती है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मान लो कि आपकी लाइबिलिटीज पहले देने पड़ रहे हैं, जिनको पैसे देने हैं वो उनको पहले देने पड़ रहे हैं, और जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो बाद में आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम है, फिर आपके पास पैसे की कमी पड़ जाएगी। हो सकता है ओवरऑल आपको कोई नुकसान नहीं हो, पैसे कम, मान लो आपको कोई पेमेंट करना है, पैसे ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे करोगे, लिक्विडिटी नहीं है आपके पास, तो पेमेंट नहीं करोगे, मार्केट से पैसा उठाओगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी। तो ये भी बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो लिक्विडिटी रिस्क की डेफिनेशन अगर आपको पता है, लिक्विडिटी रिस्क आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन। The risk of failure of counterparty before maturity of the contract, hence exposure of other party to cover the transaction at ongoing market rates is the risk। तो ये हमने देखा ही था कि काउंटर पार्टी अगर मेच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही, मतलब जो सेटलमेंट होना है उससे पहले ही अगर फेल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री सेटलमेंट रिस्क, और जो ड्यूरिंग सेटलमेंट होता है टाइम डिफरेंस के कारण उसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट रिस्क। तो मान लो कि आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है, और जो ऑनलाइन वाली जो पार्टी है वो क्या करे कि जो ऑनलाइन आपने ऑर्डर प्लेस किया वो मार्केट मटेरियल सप्लाई नहीं करे, तो वो क्या कहलाएगी, प्री सेटलमेंट रिस्क कहलाएगी। आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, अदर पार्टी इनेबिलिटी है या अनविलिंगनेस है वो उसको करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को
करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्री सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। Since all assets and liabilities in the banking books are held maturity mismatch between assets result in excess or shortage of liquidity. This is known as liquidity risk. ये तो है ही अपन को पता। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये हो रहा है कि जो हमने पढ़ा, जो फॉरेन एक्सचेंज में है, ये कंसेप्चुअल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं, और भी केसेज में एप्लीकेबल है। दूसरी बात ये है कि लिक्विडिटी के रिस्क का मतलब कभी कभी अगर मान लो आपके पास एक्सेस लिक्विडिटी है, तो उससे भी क्या होगा कि आपको जो उसकी अगर वही कहीं इन्वेस्ट होती तो उसका हो सकता है ब्याज मिल जाता आपको कहीं ना कहीं, आप इसमें तो दोनों के बीच में मिसमैच नहीं होना चाहिए। असेट और लाइबिलिटीज का जो मेच्योरिटी पैटर्न है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। This arising owing to non-enforceability contract against a counterparty is the, तो कौन सी रिस्क हो जाएगी, लीगल रिस्क। क्योंकि आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपने जो बनाया इस तरीके से बनाया, मतलब आप मान लो कि आपने एक फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का हो, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट किया हो, आपने ऐसी पार्टी के साथ कर रखा है जिसमें नॉन एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐसे रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता, या आपने जेआईबी में पढ़ा होगा अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो नहीं है। उसमें कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। कुछ भी हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या नॉन एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया तो वो क्या हो गया, लीगल रिस्क हो गई। क्या हो गई, लीगल रिस्क हो गई। A party enters into contract for sale of dollars and receive the rupees from the counterparty. Due to delay in receipt of expected funds in nostro account, it fails to settle. What kind of risk arises? तो ये अपन देख सकते हैं कि ये क्या कहलाएगी कि आपने क्या किया कि ए पार्टी मतलब मान लो कि बैंक है, वो काउंटर बैंक के कस्टमर से उसने वो डॉलर सेल कर रही है और उससे रुपए ले दिए, ठीक है। अब पर इसके पास क्या है कि इसके बैंक के अकाउंट में जो फंड आने थे नोस्ट्रो अकाउंट में फंड नहीं आए, इसके बाद डॉलर, तो ये क्या हो गया कि उससे रुपए तो ले लिए, इसको डॉलर देने, डॉलर नहीं दे पाए जब भी टाइम था, सेटलमेंट का टाइम था तब। तो ड्यूरिंग सेटलमेंट जो अगर मान लो कि देना तो चाहती है ये, इसमें ऐसा नहीं कि पार्टी देना नहीं चाहती, बस डिले हो रहा है, तो उसके कारण जो रिस्क है, इसके पास कैपेसिटी है वो भी नहीं है। अगर कैपेसिटी या विलिंगनेस की प्रॉब्लम नहीं है पार्टी की, वो देना चाहती है बट डिले हो गया या टाइम डिफरेंस के कारण की, तो सेटलमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी रिस्क कहलाएगी, ये सेटलमेंट रिस्क कहलाएगी, ठीक है। ये हरसेट रिस्क जो हमने पढ़ा था बार बार, तो ये क्या था, डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट बाय बैंक्स टू कस्टमर, डिफॉल्ट इन पेकिंग बाय बैंक्स टू अनदर बैंक, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। रिस्क ऑफ सेटलमेंट बिटवीन बैंक डेट में अराइज ड्यू टू टाइम डिफरेंस, बिल्कुल सही लग रहा है। रिस्क ऑफ लॉसेज ड्यू टू इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हर स्टेट रिस्क। तो देखो कंसेप्चुअल है, इसको सेटलमेंट रिस्क भी बोलते हैं अपन। What kind of risk on settlement is covered by asset risk for which BCBS was formed? तो हमें पता है कि इसको हम लोग टाइम डिफरेंस रिस्क भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं, इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं, टाइम डिफरेंस रिस्क या सेटलमेंट रिस्क, इसका दूसरा नाम सेटलमेंट रिस्क भी है, एसेट रिस्क भी है। तो कंसेप्चुअल क्लियर होगा तो अगर मान लो थोड़ा बहुत नाम, क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग टर्मिनोलॉजी में भी यूज किया जाता है। The customer service in a bank branch has been disrupted for 2 hours due to failure of the central server. What type of risk ये है, तो हमें पता है कि रेपुटेशन का नहीं, ये अलग देख के ऑप्शन कोई भी रेपुटेशन की बात है नहीं। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है हमने देखा था इससे पार्ट 1 में, वो भी नहीं है। सेटलमेंट रिस्क भी नहीं है। ये क्या है, ऑपरेशनल रिस्क है, क्या आपने आपके ऑपरेशन में डिस्ट्रप्शन आ रहा है ड्यू टू आपके मान लो कि आपके सर्वर में प्रॉब्लम है, इसके कारण, तो इट विल बी कॉल्ड एज ए ऑपरेशनल रिस्क। द डेट ऑफ सेटलमेंट फॉर ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज रेफर टू, जिस भी डेट पे, ये हमने क्वेश्चन ऐसे ही ले लिया क्योंकि पुराना है, ये हमने कंसेप्चुअल पार्ट जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, जिस दिन सेटलमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का, उसको क्लियरिंग डेट नहीं बोलते, स्वैप डेट नहीं बोलते, मेच्योरिटी डेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, वैल्यू डेट बोलते हैं। तो ये आपने देखा होगा, जैसे स्पोर्ट वाला जो, अगर आपने मान लो स्पोर्ट रेट अगर कोट करी है तो 2 वर्किंग डेज के बाद जो होता है, तो वैल्यू डेट है। When failure of financial systems affect other systems such as insurance market, forex market, एक फाइनेंशियल सिस्टम फेल हो गया, यस बैंक फेल हो गया, तो शेयर मार्केट पे, फोरेक्स मार्केट पे, बहुत सारी चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा,
उस चीज को बोलते हैं हम सिस्टमेटिक रिस्क। क्या बोलते हैं? न कि लिक्विडिटी सेटलमेंट डिले क्लियरिंग फॉर सिस्टमेटिक। एक चीज फेल होगी, उसके इफेक्ट के कारण दूसरी चीज, दूसरी तीसरी चीज, चौथी चीज, ऐसे सारी, क्योंकि एक उसे बहुत सारे लोगों ने लोन लिए होते हैं, बहुत सारे के डिपॉजिट्स होते हैं, सब कुछ फेल होता जाता है। एक फाइनेंशियल सिस्टम फेल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे फाइनेंशियल सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम फेल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क। सारे सिस्टम्स पे रिस्क आ गई और वो एक, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। Is the possibility of a major bank falling result in loss to counterparty reverting into a banking crisis। तो सेम बात है ये भी जो हमने पढ़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक रिस्क हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।